हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी की एक नई सीरीज़। इसका है आज पहला लेक्चर। इसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो पहले पॉइंट में क्या है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में 1608 ईस्वी में आए। किस रूप में आए? ट्रेडर के रूप में आए। और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में एक चार्टर पास किया जिसके थ्रू आउट ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिल गया ट्रेडिंग का इंडिया के साथ। ओके। अब ये चार्टर क्या होता है? तो चार्टर होता है लॉ मेड बाय एन ऑथराइज्ड लेजिस्लेचर ऑफ एन एरिया डिटरमाइंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर एंड जुरिडिक्शन एक्सेट्रा। बेसिकली एक आदेश या फरमान को हम चार्टर कह देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के साथ ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट। दैट मीन्स कि ब्रिटेन की कोई भी कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है। अब उसके बाद जो है सन 1765, 1600 से 1765, इन 165 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली ट्रेडिंग कंपनी से आपकी रूलिंग बॉडी बन जाती है। कैसे बनती है? 1764 में बक्सर का होता है युद्ध। किसके बीच में? मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, नवाब ऑफ अवध और शुजाउद्दौला के बीच में। इसमें मिलती है इनको करारी हार कंपनी की फोर्सेस से। अब हार मिलने के बाद कंपनी इस्टेब्लिश कर देती है कि हाँ, हम एक सुपर पावर है। यहाँ से इनको मिलते हैं क्या? कंपनसेशन के तौर पे दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स क्या होता है? राइट ओवर रेवेन्यू और सिविल जस्टिस। कहाँ कहाँ के रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिलता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन 3 स्टेट का रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट कंपनी को दे दिया जाता है बक्सर के युद्ध के बाद सन 1765 ईस्वी में। देखिए 1857 में होती है सिपाही म्यूटिनी और क्राउन जो होता है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो जाता है गवर्नेंस का। ये एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। एमन रॉय आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं 1934 में। ये एक पॉइंट याद कर रखेंगे। इसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है 1946 में और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आता है 26 जनवरी 1950 में जो लागू होता है। ठीक है। इस दौरान हम क्या देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट इंडिया में होता है वो कैसे होता है। पहला होता है आपका कंपनी रूल जो 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक रहता है। और उसके बाद सेकंड फेज में आता है क्राउन रूल जो 1858 से 1947 तक रहता है। ठीक है। ये संक्षेप में है, इतना हम पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। क्वीन ने चार्टर दिया जिससे कि क्या हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई। क्या करने के लिए? इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। इस चीज़ ने जन्म दिया किसको? अनेक्स्ड पार्ट ऑफ इंडिया। अब कंपनी आ गई। ठीक है। ट्रेड करने का लाइसेंस दिया। इवेंचुअली वो ट्रेडिंग बॉडी से रूलिंग बॉडी में बदली और धीरे 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 अलग अलग जगहों पे कुछ संधियां करके कुछ राजाओं को हरा के उन्होंने अपनी अपनी टेरिटरी जो है वो लेना शुरू कर दिया। वहाँ पे क्या राइट्स लेना शुरू कर दिया रेवेन्यू कलेक्शन के। दैट मीन्स टेरिटरी एक्वायर करना, एनेक्स करना शुरू कर दिया। अब इसने किस चीज़ को जन्म दिया? इसने जन्म दिया करप्शन। ठीक है। इसने जन्म दिया कंपनी के जो ऑफिशियल जो हुए वो करप्शन में लिप्त हो गए। अब इस चीज़ को किस इसके बाद क्या हुआ कि रेगुलेशन जिसका एम क्या हुआ? कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर अफेयर्स ऑफ कंपनी। अब लाइसेंस किस चीज़ का मिला था? चार्टर किस चीज़ का मिला था? ट्रेड करने का। लेकिन ये क्या बनने लग गई? रूलिंग बॉडी। ठीक है। तो ये चीज़ आई ब्रिटिश एम्पायर के निगाह में। तो और उसने क्या किया कि कंपनी के अफेयर को रेगुलेट करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की और दिस इवेंचुअली कम्स एज एन एक्ट। ओके। अब देखते हैं हम डेप्थ में
कि क्या चीज़ कैसे हुई। सबसे पहला जो हमारा एक्ट आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड क्या था कि जो कंपनी के एम्प्लॉय थे वो करप्शन में पाए जाने लग गए। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए देखते हैं बक्सर का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था आपका 1764 में। अब बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सुप्रीमेसी स्थापित कर दी, तीन राजाओं के साथ इकट्ठे युद्ध लड़के और उन्हें हरा के, और इससे कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। ठीक है, दीवानी राइट्स मीन्स क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया तीन जगहों से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्शन के राइट मिल गए इन्हें। अब जब इन्हें रेवेन्यू कलेक्शन के राइट इन तीन जगहों से मिल गए, ठीक है, 1765 से 1772 तक फिर क्या हुआ? ड्यूअल गवर्नमेंट चलने लग गई एक किस्म से। क्या? ड्यूअल गवर्नमेंट चलने लग गई। उस ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक तो कंपनी की सरकार, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है? रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। ठीक है, दूसरा क्या है? इन जगहों पे राजा भी तो हैं, राजा भी तो हैं। ठीक है, अब जब राजा है तो राजा की भी तो प्रजा है। ठीक है, तो अब ये ड्यूल जो गवर्नमेंट चलने लग गई, इसमें क्या है कि कंपनी के पास क्या हुई? पूरी अथॉरिटी हुई। ठीक है, विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अथॉरिटी पूरी है, राइट पूरे हैं दीवानी कलेक्ट करने के, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रजा का फायदा करना है, प्रजा की भलाई के लिए काम करना, वो जीरो। और जो किंग है, इसके बाद टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, लेकिन अथॉरिटी नील, अथॉरिटी कुछ है नहीं। अब इन सब लोगों को बक्सर के युद्ध को हारने के बाद, ठीक है, दो राजाओं को दी कंपनी ने सब्सिडी एनुअली, ठीक है, और एक को कर दिया पेंशन। ठीक है, अब ये तो खुद सब्सिडी और पेंशन पे चल रहे हैं एनुअल पे, तो रेवेन्यू तो कलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्ट कौन कर रही है? रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है कंपनी। अब जब कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है तो सारा फायदा किसका हो रहा है? कंपनी का। सारा पैसा तो जा रहा है कंपनी के पास। ठीक है, राजाओं के पास पैसा नहीं है। और प्रजा किसको देख रही है? प्रजा देख रही है राजा को, कि भाई साहब कि हमारे लिए कुछ करो, हम तो टैक्स दे रहे हैं, प्रजा तो टैक्स दे ही रही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे देखते हैं इससे हुआ क्या। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ठीक है, कंपनी के ऑफिशियल्स किस में आ गए? करप्शन में। पैसा तो आया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है नहीं। ठीक है, तो कंपनी के ऑफिशियल करप्शंस में आ गए, लेकिन कंपनी लॉस में जाने लग गई। इसके ऑफिशियल ही तो करप्शन कर रहे थे, और दूसरा इसके ऑफिशियल पैरेलली में प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। कंपनी के जहाज से तो माल जाता ही जाता था, ये लोग अपना प्राइवेट ट्रेड करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये लोग रिच बनते जा रहे थे कंपनी के ऑफिशियल्स, लेकिन कंपनी जाती जा रही थी लॉस में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? ओके, और इस वजह से अब ये सारी चीज़ ब्रिटिश क्राउन भी तो देख रहा था। अब कंपनी वहाँ पे दिखा रही है अपने आप को क्या, कि हम लॉस में चल रहे हैं, लेकिन क्राउन क्या देख रहा है? क्राउन तो ये देख रहा है ना कि भाई लेविश लाइफ जी रहे हैं इसके ऑफिशियल लंदन में। तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या कहा? पहला इंटरवेंशन किया ब्रिटिश क्राउन ने 1767 ईस्वी में क्राउन ने इंटरवेंशन किया कंपनी के इंडियन अफेयर्स में। तो अब क्या हुआ कि जो भी कंपनी लूट मचा रही थी, जो भी प्लंडर कर रही थी, अब ब्रिटिश क्राउन ने 10% शेयर मांग लिया। अब धीरे धीरे क्या है कि ब्रिटिश क्राउन इन्वॉल्व हो रहा है कंपनी के अफेयर्स में। अब इसने कितना मांगा? 10% शेयर मांग लिया कि 10% शेयर हमें दो। ठीक है, वो उस टाइम पे कितना बैठा? 4 मिलियन पाउंड। ठीक है, और फिर यहीं से इवेंचुअली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की भूमिका जो है वो स्थापित हुई। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अगर यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है तो। चलते हैं, अब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है,
तो कंपनी के बैकग्राउंड में क्या है, सर्वेंट जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हो गए थे। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन ऑफिशियल क्या है, प्रॉफिट में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 1 मिलियन पाउंड का लोन था 1772 में। ठीक है, अब ये लोन ली जा रही है, स्टिल इसके ऑफिशियल प्रॉफिट्स में है, तो ये बात खटकने वाली है। और लैक ऑफ प्रॉपर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस चीज़ का सिग्निफिकेंस देखो क्या हुआ। अब ये चीज़ थी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स व्हाट, रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्राउन की तरफ से। ठीक है, और अब कंपनी को, जो कंपनी अभी तक प्रॉपर ट्रेडिंग कंपनी थी, उसको रूलिंग कंपनी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। तो रिकॉग्नाइज क्या कर लिया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ कंपनी, इसको रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ टेरिटरी एक्वायर कर ली थी, एनेक्स कर ली थी। ठीक है, और अब ये रूलिंग में आ गए थे ट्रेडिंग से हट के, ट्रेडिंग तो कर ही कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ से शुरुआत हुई फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, कि पावर के केंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ से हुई। अब कैसे हुई वो देखते हैं हम आगे। अब इसके फीचर्स की तरफ आते हैं कि क्या क्या था। गवर्नर ऑफ बंगाल को कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अभी तक कंपनी के 3 गवर्नर हुआ करते थे, बॉम्बे में, मद्रास में, बंगाल में। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। तो जो अब ये तीनों गवर्नर थे, इनको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने अपने एरिया में रूल्स रेगुलेशन बनाने का हक था। लेकिन अब क्या किया कि बॉम्बे और बंगाल मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंडर में रख दिया गया। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर को क्या कह दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, आपका वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, सबऑर्डिनेट कर दिए गए बॉम्बे एंड मद्रास। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। अब सुप्रीम कोर्ट में कौन था, 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जज। ठीक है, कंपनी के जो एम्प्लॉय प्राइवेट ट्रेड में थे, उस प्राइवेट ट्रेड को करने के लिए मना कर दिया गया। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बॉडी बनाई गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम से, जो कि गवर्न करेगी कंपनी के अफेयर्स को। इतना था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आइए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही कि सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि सही है। 1773 के एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लेमिस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। इसमें डाउट है, डाउट क्या है, ये गलत है। तो कौन था फर्स्ट, इलिजा, सर इलिजा जो है वो आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा ए ओनली। ये क्वेश्चन आर ओ के प्री के री एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका बैकग्राउंड क्या था कि ये क्यों आया, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आपका फेल हो गया, फेलियर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। और दूसरा क्या है कि इंग्लैंड में कुछ चेंजेस हो रहे थे, जैसे कि क्या, क्रिएशन ऑफ ए स्पेशल बॉडी, एक स्पेशल बॉडी बनाई जा रही थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर कौन कौन थे, एक तो प्रेसिडेंट था, ठीक है, दूसरा 6 कमिश्नर थे। इन दोनों को मिला के बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, और इसमें भी एक सीक्रेट कमिटी बनाई गई जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो पूरा का पूरा था ही। दैट मीन्स क्या, प्रेसिडेंट प्लस इसके 6 मेंबर प्लस 3 मेंबर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक है, ये चेंजेस इंग्लैंड में हो रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस सेक्ट में क्या क्या था। तो इस सेक्ट के फीचर क्या थे, इस सेक्ट के फीचर्स देखते हैं। तो इसने क्या किया, इसने डिस्टिंग्विश कर दिया क्या, कि कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, और दूसरा क्या है कि कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन क्या होंगे। देखो, पहले कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से रूलिंग कंपनी बनी। ठीक है, उस रूलिंग कंपनी के बनने के बाद
1773 में रूलिंग कंपनी बनी। फिर 1784 में इस रूलिंग कंपनी के दो पार्ट डिसाइड कर दिए गए। पहला क्या है कि इसके कमर्शियल फंक्शन क्या रहेंगे, दूसरा क्या है इसके पॉलिटिकल फंक्शन क्या रहेंगे। अब जो कमर्शियल फंक्शन रहेंगे उसको हैंडल कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को हैंडल करेंगे, ठीक है। और एक नई बॉडी जिसका नाम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या हैंडल करेगी, ये कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को हैंडल करेगी। इसको बोलते थे डबल गवर्नमेंट सिस्टम, कि कंपनी के अंदर ही दो बॉडीज़ रहेंगी जो कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को हैंडल करेंगी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दी गई क्या करने की, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट। क्या करने की, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट। सारे ऑपरेशंस, कंपनी के सारे ऑपरेशंस को सुपरवाइज और डायरेक्ट करने की अथॉरिटी दी गई, ठीक है। इसमें क्या आता है, सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, और दूसरा क्या, रेवेन्यूज। ये कौन हैंडल करेगा, ये हैंडल करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये चीज़ें किस में आएंगी, कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या रहा ये होने का, कि जो कंपनी के अंडर में टेरिटरी आने लगी उसको पहली बार कहा गया ब्रिटिश पोजेशन। अभी तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन बना के एक किस्म से राज कर रही थी, ठीक है। लेकिन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो किसी के अंडर में आ रही थी, किसके अंडर में आ रही थी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। इसको ट्रेड करने का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन इसने टेरिटरीज एक्वायर करी, और अब उन सभी टेरिटरीज को ब्रिटिश क्राउन ने रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करने के बाद इन टेरिटरी को कह दिया गया ब्रिटिश पोजेशन, ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल हो गया कंपनी के अफेयर्स और इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे। कैसे, एक्ट बनाया ना इन्होंने कि कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। दैट मीन्स क्या है, जो ब्रिटिश क्राउन है वो धीरे धीरे कंपनी को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर रहा है, ठीक है। ये दो इसके सिग्निफिकेंस, मेजर सिग्निफिकेंस थे। आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच में आता है चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या था कि जो कंपनी की मोनोपोली थी, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को चार्टर दिया था ना 1600 में। चार्टर मीन्स क्या, एक्सक्लूसिव राइट, कि सिर्फ कंपनी ही जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है और कोई कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, क्या थी, मोनोपोली थी ना इंडिया के साथ व्यापार करने की, ठीक है, वो चलती आ रही थी। कब से, 1608 में कंपनी आई थी, ब्रिटिशर्स आए थे, से लेके 1813 तक चलती आई, ठीक है। और जब चार्टर एक्ट आया 1813 का, इसमें जो इसका पहला फीचर था उसने मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन कंप्लीट नहीं, ठीक है। रोक दी गई किसकी, टी और ट्रेड विद चाइना, ठीक है, कि इंडिया में टी के व्यापार में कोई भी बाहर की कंपनी, दैट मीन्स कोई भी ब्रिटिश कंपनी नहीं घुस सकती एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरा क्या है, चाइना में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग के एक्सक्लूसिव राइट थे, ठीक है। बाकी सब खत्म कर दिया गया, बाकी सब में बाकी और कंपनीज आ सकती हैं। दूसरा फीचर क्या था, राइट टू कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज। अब क्या था, रेगुलेट तो कर रही थी, लेकिन अब से क्या होने लग गया था, ठीक है, कि जब से ब्रिटिश क्राउन इस फिल्म में आया, वो 20-20 साल का टाइम पीरियड दे रहा था कंपनी को, कि हाँ ठीक है ये 20 साल तक रहेगा, ये एक्ट अब 20 साल तक रहेगा, ये रूल्स रेगुलेशन इतना आपका 20 साल तक रहेगा, ठीक है। तो बढ़ा दिया गया 20 साल तक के लिए, ठीक है, कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब
एक और पॉइंट है कि 1 लाख रुपए क्या हुए, इन्वेस्टमेंट हुआ एजुकेशन ऑफ इंडियंस, इंडियंस की एजुकेशन पे 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट किया गया। अब जब ये इन्वेस्ट किया गया 1 लाख रुपए, तो आपको क्या लग रहा है कि ब्रिटिशर्स ऐसे ही इन्वेस्ट कर देंगे इंडिया को एजुकेटेड बनाने के लिए? तो इन्होंने चाहिए थी क्लरिकल पोजीशन पे लोग, तो इसलिए इन्होंने 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट किया। और एक चीज़ जो है वो मेजर हुई इसमें, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने वाली जो संस्थाएं थी, क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, उनको परमिट दे दिया गया इंडिया आने का और अपने रिलीजन को फैलाने का। इंडिया आके अपने रिलीजन को फैलाने का क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या दे दिया गया, परमिट दे दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इस एक्ट के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं चार्टर एक्ट 1833 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट रहा है, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब जो आपके फाउंडेशन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत करी थी, वो 1833 आते आते अपने चरम पर आ चुकी थी, मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन तक आ चुकी थी। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन से आए, सिविल और मिलिट्री पावर जो है वो आ गई, और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में आ गई। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक क्या रहे, फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल बॉडी, जो ट्रेडिंग यूनिट, ठीक है, जो दो फंक्शन थे उसके, एक कमर्शियल और एक पॉलिटिकल, तो एज ए कमर्शियल बॉडी इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह से जानी जाने लगेगी। ठीक है, इसके कमर्शियल बॉडी होने पे ख़त्म कर दिया गया, एंड हो गया इसके कमर्शियल बॉडी। चौथा पॉइंट क्या था कि अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस, अटेम्प्ट क्यों कहा जा रहा है ये आगे समझ में आएगा। इसने इंट्रोड्यूस किया क्या, ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन किसमें, सिविल सर्वेंट्स में। सिविल सर्वेंट्स की पोजीशन के लिए ओपन कंपटीशन लागू करने की इन्होंने कोशिश करी, लेकिन ये नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका अपोजिशन किया, मतलब अपोज किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझते हैं बहुत ध्यान से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने ये देखा था कि सेंट्रलाइजेशन की फाउंडेशन की शुरुआत कर दी गई। उसके बाद क्या है, 20-20 साल के लिए कंपनी को अथॉरिटी दे दी गई। ठीक है, लेकिन क्या है कि धीरे 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 सेंट्रलाइजेशन जो है वो बढ़ता गया। सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट, कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो पावर को एक जगह केंद्रित करता गया। जैसे कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में पावर दी, फिर गवर्नर जनरल को बढ़ा के आगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया, तो एक जगह पावर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए। ठीक है, पावर जो है एक हाथ में आती जाए, ये करते गए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब इसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या है कि प्रोविंशियल, अब देखो क्या होता है कि पहले क्या थी, ये बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, यहाँ की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, जो इन एरिया में रूल्स बनाती थी और अपने एरिया को देखती थी। ठीक है, अलग अलग, यहाँ से पावर जो है यहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई। ठीक है, एक जगह ट्रांसफ़र करी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया इसे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन मीन्स मैक्सिमम कोलोनाइजेशन। मतलब क्या है, इंडिया जो है कॉलोनी बनने की तरफ धीरे 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 अग्रसर होने लगा, धीरे 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 आगे बढ़ने लगा। ठीक है, कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था, ठीक है,
इसने क्या किया, मैक्सिमम कॉलोनाइजेशन भी किया। बिकॉज व्हाट, बिकॉज क्राउन वांट टू कंट्रोल द गवर्नेंस। ठीक है, सारे कंपनी के सारे अफेयर्स पे, इंडियन अफेयर्स पे क्राउन जो है वो अपना हाथ चाहता था कि मेरे अंडर में आ जाए। ठीक है, इसीलिए इसको कमर्शियल बॉडी का टैग हटा के इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ तक कितनी बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, चार्टर एक्ट 1853। अब इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती है उसमें 6 नए मेंबर जुड़ते हैं। ठीक है, जिन्हें बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसलर। ठीक है, और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो क्या करती थी, लेजिस्लेटिव फंक्शन में होता था, और दूसरा फंक्शन क्या होता था इसका, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, और जो ये 6 नए मेंबर जुड़ते हैं, ठीक है, ये जुड़ते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसको हम कहते हैं मिनी पार्लियामेंट। यहाँ से जो कानून की शुरुआत होती है इंडिया के हक में, इंडिया के रिप्रेजेंटेशन जो लोगों का है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जो ओपन कंपटीशन जो सिर्फ कोशिश करी गई थी वो यहाँ पे जो है वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखता है सिविल सर्वेंट्स में। और इंडिया के लिए भी, इंडियंस के लिए भी ये चीज़ जो है वो ओपन कर दी जाती है। इसके लिए एक कमेटी बिठाई जाती है जिसे बोलते हैं मैकॉले कमेटी, जो कि 1854 में अपॉइंट होती है। तीसरा फीचर क्या है इसका, कि इसने इंट्रोड्यूस किया लोकल रिप्रेजेंटेशन। लोकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स वेयर, बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बंगाल में यहाँ के लोगों का, जो यहाँ के गवर्नर की काउंसिल होती है, यहाँ के लोगों का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखते हैं पॉइंट। सेपरेट गवर्नर वॉज अपॉइंट फॉर बंगाल। अब क्या था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन अब क्या है, एक सेपरेट जो है वो गवर्नर स्थापित किया किसमें, बंगाल में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट तो रहेगी, ठीक है, लेकिन एक सेपरेट गवर्नर भी बंगाल के लिए किया गया। ठीक है, और जो मेंबर्स की सैलरी क्या है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर की सैलरी है वो फिक्स्ड कर दी गई, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, फाइनेंसिस वॉज गिवन बाय द कंपनी। जो पूरा फाइनेंसिस थे वो कौन बियर करता था, कंपनी, इनडायरेक्टली इंडिया की जनता। ठीक है, इस एक्ट को लास्ट चार्टर एक्ट कहा जाता है। इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया। वो क्यों नहीं आया वो हम आगे देखेंगे। इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि इसे लास्ट चार्टर एक्ट कहा गया। एक बार देख लेते हैं इसको माइंड मैप के थ्रू आउट। चार्टर एक्ट 1853, गवर्नर जनरल की काउंसिल को दो पार्ट में सेपरेट कर दिया गया। एक क्या देख रही थी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब लेजिस्लेटिव फंक्शन में इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें कि 6 नए मेंबर को जोड़ा गया। ठीक है, जो क्या करेंगे, लोकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उनमें से जो 4 थे वो क्या है, लोकल गवर्नमेंट, किसकी, आगरा, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, इनके अपॉइंट किए गए। ठीक है, अब देखें कि यहाँ के जो लोग अपॉइंट किए गए, ठीक है, वो मानसिकता से ब्रिटिशर ही थे, क्योंकि यहाँ के भी राजा रजवाड़ों के खानदान के लोग अपॉइंट किए गए। ये अपने ही तो वर्चस्व रखेंगे ना। ठीक है, जो पहले से ही इनके पक्ष में थे उन्हीं लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, उसके बाद सिविल सर्विसेज ओपन इंडियंस के लिए ओपन कर दी गई। ठीक है, और ओपन कंपटीशन स्टार्ट कर दिया गया। इसके लिए क्या, एक कमिटी बिठाई गई, गठित करी गई, जिसे मैकॉले कमिटी कहते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो एक्सटेंड तो किया गया, जैसे कि पहले 20-20 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सटेंड किया गया, लेकिन क्या है, कोई भी जो टाइम पीरियड है वो नहीं दिया गया। दैट मीन्स क्या है, हम चाहें तो इसे आने वाले 1 साल में भी हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, 5 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं, 10 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं। ये पूरी अथॉरिटी किसके अंडर में रहेगी, अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में है, कि कितने टाइम के लिए हम आपको रूल को जो है वो मान्यता देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है, टर्मिनेटेड एनी टाइम। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हाँ, 1853 का जो एक्ट था वो लास्ट चार्टर एक्ट था। ठीक है, अब क्या हो जाता है आपका, 1857 में सिपाही म्यूटिनी हो जाती है।
क्रांति हो जाती है पूरे देश में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जनता में क्या था? आक्रोश था। जनता में आक्रोश था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक है, तो उस टाइम पे हो जाती है सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो टोटल फेलियर साबित हो रही थी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने एंट्री ली और क्या कहा कि हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आते हैं, जिसे कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा गया। ठीक है, सिर्फ नाम गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा गया। और ब्रिटिश क्राउन ने क्या कहा कि अब आपके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं होगा, अब आपके ऊपर सीधा सीधा डायरेक्टली क्राउन का शासन होगा। ठीक है, और क्या है कि अब जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, अब इसके तहत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पोस्ट आ गई वायसराय की। था वही चीज़, लेकिन अब से कहा जाने लगा वायसराय, क्योंकि अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था होके क्राउन के अंडर में आ चुके थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो बना वो बना लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था क्राउन का। अब इसके फीचर्स क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी हटा दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कह दिया गया? वायसरॉय ऑफ इंडिया। एक नया ऑफिस स्टैब्लिश हुआ जिसे कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये बना। अब इसके मेंबर जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का भी मेंबर था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे रे, वो एक मेंबर था किसका? ब्रिटिश कैबिनेट का। दैट मीन्स क्या है, वो ब्रिटिश संसद का पार्ट था। ठीक है, एक एडवाइजरी काउंसिल बनी 15 मेंबर की। ठीक है, जिसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसका चेयरमैन था। ठीक है, इतना समझ में आता? आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट कौन सा आता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इसमें क्या हुआ कि बॉम्बे एंड मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनको क्या कर दिया गया? रिस्टोर्ड कर दिया गया। पहले की जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, वापस जो है बंगाल से इन दोनों की जो पावर थी वो वापस रिस्टोर्ड कर दी गई। ठीक है, समझ रहे हो इसे क्या कहेंगे? कि पहले अगर सेंट्रलाइजेशन हो रहा था और अगर पावर दोबारा रिस्टोर करी गई तो यहाँ से शुरुआत है डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है, वायसरॉय कैन अपॉइंट इंडियंस एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर टू द काउंसिल। ठीक है, अब वायसरॉय क्या कर सकता था? जो काउंसिल में इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह इंट्रोड्यूस और अपॉइंट कर सकता था। दैट मीन्स क्या है कि वो पार्ट तो लेंगे लेकिन उनकी एडवाइस जो है वो मायने नहीं रखेगी। ठीक है, एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, बॉम्बे की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की और पंजाब की। ठीक है, ये संधि दिए गए हैं। ठीक है, और इसे ही कहा जाता है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि बॉम्बे मद्रास की पावर वापस लौटा दी गई। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी फॉर्म की गई, जहां पे पहले 3 ही काउंसिल्स थी वहां पे अब 5 काउंसिल्स हैं, और वी कैन से दैट कि 6 हैं बंगाल को मिला के। ठीक है, वायसराय को एम्पावर्ड किया गया रूल्स एंड ऑर्डर्स के लिए, कि रूल और नए ऑर्डर्स जो है वायसराय पास कर सकता है। ठीक है, और इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता है, और ऑर्डिनेंस पास करने के लिए उसे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए वायसराय को लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत होती थी। लेकिन जब इमरजेंसी का टाइम आएगा, जब वायसराय को लगेगा कि अभी इमरजेंसी का टाइम है, तो इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल से किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ये तुरंत ऑर्डिनेंस पास कर देगा जो कि लॉ की तरह ही काम करेगा, और ये ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा 6 मंथ के लिए। ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहेगा? 6 मंथ के लिए ये ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा। ठीक है, लॉर्ड कनिंग नॉमिनेटेड, 3 इंडियंस को इन्होंने नॉमिनेट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसे किसे? महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और संत दिनकर राव, जो कि पहले से ही ब्रिटिशर्स के साथ में थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को। इसमें क्या कहा गया? तो इसका रीज़न क्या था?
इसे लाने का रीज़न जो था वो वॉर था 1857 का। ठीक है, अब क्या हुआ कि रोल ऑफ इंडियन काउंसिल में जो इंडियन का रोल था उसको बढ़ा दिया गया, 6 से 12 मेंबर कर दिए गए। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एम्पावर कर दिया वायसराय को, वायसराय की जो काउंसिल को, उसको क्या है, लॉ बनाने के लिए। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग ने किस चीज़ की शुरुआत करी, एक डिपार्टमेंटल सिस्टम या फिर पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कर दी गई। ये पहली बार शुरुआत हुई। ओके।